केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में, क्योंकि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं और वो पोर्टफोलियो हैं उनके पास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे वो किसान विकास की मैं बात करूं, चाहे मैं वो ग्रामीण और पंचायत विकास की बात करूं या कृषि की मैं बात करूं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में मशहूर है ये बात, तोल कर जो बोले सो तोमर। उनका एक एक शब्द हाँ, नपा तुला हुआ होता है, और नपा हुआ तुला हुआ इसलिए कि संगठन की जो भट्टी आपको 24 कैरेट सोना बनाती है, उस भट्टी से निकलकर आने वाले नेताओं में जो बीजेपी की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है कि आप चाहे गुगली फेंकिए, आप चाहे बाउंसर फेंकिए, आप चाहे सवाल को कितना घुमाइए, नरेंद्र जी की तीक्ष्ण बुद्धि जो है उसका विश्लेषण करके वो एक बिल्कुल नपा तुला हुआ उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन अपने काम को लेकर उनका जो उनकी शैली है और उनका जो एक गांभीर्य है, उनकी गंभीरता है, इससे हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी साहब का पहला टर्म हो, वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ हमें नज़र आए थे, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करें या माइनिंग की बात करें, या उसके पहले लेबर मिनिस्ट्री का भी दायित्व उन्होंने संभाला। और अब अगर हम बात करें तो ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, चाहे किसान विकास हो, पंचायत विकास हो या कृषि हो। तो चलिए सीधे रुख करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी का। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद शरद जी। जी जी, बहुत बहुत दिन बाद धन्यवाद सर। मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद सर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना काल में आपका वही संयमित गांभीर्य से भरा हुआ व्यक्तित्व, हम एक बार फिर उससे रूबरू हो रहे हैं। पहला तो कोरोना से ही जुड़ा हुआ मेरा छोटा सा प्रश्न है। अब हमने ये मान लिया है कि इसी के साथ जीना है और हल निकलेगा ही। मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे भला चीज़ें कहाँ टिकती हैं। तो पहला आप मध्य प्रदेश की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से, देश की जनता से आप क्या कहेंगे कि लड़िए, संघर्ष करिए, घर से निकलिए, सुरक्षा इंतजामों के साथ निकलिए, क्या 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 दृष्टि है आपकी? एक दार्शनिक प्रश्न भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने इस समय मुझे अपने साथ जोड़ा। धन्यवाद सर। जी उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरा देश और पूरी दुनिया जी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, लेकिन हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि अपने प्रयत्नों से, अपनी दूरदृष्टि से, जी अपने अनुशासन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्प से जी हम अपने को काफ़ी बचा सकने में सफल हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। जी लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसमें काफ़ी रियायतें हैं और थोड़े बहुत दिन बाद और रियायतें भी जी हमें मिलने वाली हैं। जी लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि वायरस का संकट टल गया है। जी जी हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वायरस के साथ हम जीने का अभ्यास कैसे करें, जी क्योंकि लॉकडाउन भी एक लंबे कालखंड तक चालू नहीं रखा जा सकता। जी आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं, निर्माण भी जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है, सरकारों का संचालन भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें ये भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आप। जी और जो आवश्यक हैं वो सब आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो सावधानियों के साथ जीना, यह अभ्यास हम सब लोगों का होना चाहिए। जी यह मैं आप सब के माध्यम से जी सभी जनता जनार्दन को अनुरोध करना चाहता हूं और उन्हें यह भी कहना चाहता हूं जी कि लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम लोगों को ये कहा है, जी कोरोना से डरिए मत, कोरोना से लड़ना सीखिए और कोरोना से लड़कर जी उसको परास्त करने में कामयाबी हासिल करिए। बहुत मैं आपने समझता जी हूँ उनके इस जी वाक्य में काफी दम है जी और मुझे लगता है कि हम सबको यह ध्यान अपने जीवन में अब रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक अप्राइज कर दिया, पूरी सिचुएशन की आपने व्याख्या कर दी।
नरेंद्र जी, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, तो एक सवाल आपके व्यक्तित्व को लेकर, कोरोना को लेकर, चुनौतियों को लेकर। कोरोना तो एक चुनौती का स्वरूप है, समस्या भी नहीं कहूंगा मैं, इसको चैलेंज कहूंगा। और ऐसे चैलेंज जीवन में व्यक्ति के सामने भी आते हैं, संगठन के सामने भी आते हैं, समाज के सामने भी आते हैं, दुनिया के सामने भी आते हैं। आपके भीतर ये जो एक हम देखते हैं कि एक जो हमने एक जुमला भी बोला जिसको सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, कि जीवन संयमित रहने का नाम है। और संयम और अनुशासन जीवन को न सिर्फ गुणवत्ता मूलक बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि आपको कई मुश्किलों से भी रोकते हैं। तो आप क्या ये बात कहेंगे, क्योंकि हम आपको देखते हैं कि राजनीति में आप कभी झमेलों में नहीं पड़े, आपके बयान को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ, आपने ना ऐसी कोई टिप्पणी की जिसका नुक्ताचीनी पूरे मीडिया जगत में होती रहे, आपकी पार्टी में होती रहे। क्या आप कहेंगे कि ये समय ऐसा भी है कि एक धीर गंभीर भाव भी रखें, लेकिन जीवन का चुनौती से सामना भी करें? कुछ अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से बताइए हमें। शरद जी, सामान्य तौर पर जीवन किसी भी व्यक्ति का हो जी, संस्था का हो जी, संयमित और संतुलित होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है जी। जहां तक कोरोना कालखंड की बात है जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कालखंड में भी केंद्र सरकार में एक मंत्री के नाते जी, हम लोगों ने जितना कामकाज करने की कोशिश की है, शायद सामान्य जो परिस्थितियां रहती थीं जी, उस पर काम कल पर भी टाला जा सकता था, लेकिन इस दौरान वो टला नहीं जी, और हर रोज केंद्र सरकार के दफ्तर भी चालू रहे, कामकाज भी चालू रहा, निर्णय भी होते रहे, निर्णयों का क्रियान्वयन भी होता रहा। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा अनुभव है। और आप जानते हैं इस बात को कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेस ब्रीफिंग का शौकीन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है आप इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे जी, इस दौरान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी निर्णय हुए और जो मेरे कामकाज से संबंधित थे जी, उसके लिए जो इस लॉकडाउन के अवसर पर जितनी बार प्रेस ब्रीफिंग मुझे करना पड़ी, इतनी मैंने जीवन में कभी नहीं करी। जी जी, वाह जी। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब आपदा का समय हो उस समय संयम और दृढ़ता की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक बात। धैर्य की भी आवश्यकता होती है, दूरदृष्टि की भी आवश्यकता होती है। और हम सबका यह सौभाग्य है कि आज भारत के पास बहुत सशक्त, ताकतवर और दूरदृष्टि वाला नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में है जी, इसलिए उन्होंने देश की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया, वायरस के सामुदायिक विस्तार को भी रोकने में अच्छी भूमिका निभाई और भारत की इस समय जो भूमिका इस महामारी के समय में है उसको दुनिया में भी सराहना मिली। जी, जी, यह इसीलिए हो पाता है जी, कि हम अपने काम करते समय विनम्रता भी रखें, अनुशासन भी रखें, धैर्य भी रखें, दूरदृष्टि रखें और सर्वधर्म समभाव का भाव भी रखें और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के आधार पर काम करें जी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को भी सराहना मिलती है और कंट्री को भी सराहना मिलती है। इस दौरान मैंने ऐसा अनुभव किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य की वजह से वो छोटे छोटे मंत्र जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, वो मैं देख रहा हूँ आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात की। हालांकि मैंने आपको संगठन की बैठकों में सुना है और वहाँ जो आपके विचारवान विचार हैं उनको भी हम जानते हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि संयम, धैर्य, दूरदृष्टि, इनका आपके पास जब भी संकट काल हो, कोरोना काल हो, ये चीज़ें कोई भी परिस्थितियाँ हो, ये आपके पास होना चाहिए। संयम, धैर्य, दूरदृष्टि और कहीं ना कहीं किसी बेचैनी से बचना अपने को। और जैसा आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर नेतृत्वकर्ता को इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके मंत्रालय की तरफ आता हूं, फिर कुछ राजनीतिक प्रश्नों की तरफ भी आऊंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि किसान अपनी उपज बेच सकेगा अब दूसरे राज्यों में भी। ये निर्णय बड़ा रिवोल्यूशनरी है, बड़ा ही क्रांतिकारी है और किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन क्रियान्वयन उचित रूप से हो और ये निर्णय जिसकी मंशा बड़ी पवित्र और बहुत अच्छी है
इसका पूरा लाभ किसान की जेब में जाए, ये सुनिश्चित करना मुझे लगता है आपका काम है, सरकार का काम है। जी शरद जी, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी जी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी। जी और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर हमको बहुमत मिला है जी तो ये परंपरागत रूप से सरकार चलाने के लिए नहीं मिला, जी देश को बदलने के लिए मिला है। और देश को बदलना है तो कठोर फैसले लेने होंगे, और कठोर फैसले लेने में परिवार को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जी और मैं समझता हूं कि जब से मोदी जी ने सरकार संभाली है तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो रिफॉर्म देश के लिए अच्छा है उस मामले में वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, उन्हें सहयोग भी मिला। जीएसटी जैसा रिफॉर्म गत 10-15 सालों से पड़ा हुआ था, कौन सोच सकता था कि जीएसटी का रिफॉर्म हो जाएगा। हमारा बहुमत लोकसभा में था, लेकिन राज्यसभा में हम अल्पमत में थे। देश में हमारी सरकारें भी उस समय उतनी नहीं थी जब हम जीएसटी ला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मन की पवित्रता और देश के लिए अच्छा निर्णय करना है तो उसके पीछे जो आत्मबल होता है जी जी उसी के परिणाम स्वरूप सफलता मिलती है। जी जी ये आपने काफी लॉकडाउन, जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी लॉकडाउन के इस पीरियड में भी अगर आप देखेंगे जी तो कृषि का क्षेत्र हो या गरीब का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्र प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर रहे। और इसी का परिणाम है कि असुविधा तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़ी महामारी में होना ही थी और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब लोग बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण हर गरीब को भोजन का इंतजाम करने की व्यवस्था सरकार ने की। जी जिनको राशन कार्ड से अनाज मिल सकता था उनको राशन कार्ड से दिया, जिनको फ्री में दिया जा सकता था उनको फ्री में दिया। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या ऐसे लोग हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं। जी राज्यों को तकलीफ ना आए इसलिए एसडीआरएफ से 11,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति करके राज्यों को दी, जिससे और उसमें जी भोजन से लेकर चिकित्सा तक की इस प्रकार की व्यवस्थाओं करने के लिए प्रावधान किया। जी उसके कारण देश में कोई तकलीफ नहीं आई। जी और ऐसे ही कृषि का क्षेत्र आप देखें तो कृषि का क्षेत्र लॉकडाउन के समय फसल तैयार खड़ी थी। लोगों को लगता था लॉकडाउन है तो कटाई कैसे होगी, बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल ठीक कहा। लॉकडाउन है तो उपार्जन कैसे होगा, लॉकडाउन है तो ग्रीष्म ऋतु की फसलें कैसे होंगी, बिल्कुल लॉकडाउन है तो खरीफ की तैयारी कैसे होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फसल कटाई के लिए किसान को, मशीन को, मजदूर को, तीनों को अनुमति प्रदान की। जी और मैं किसानों को बहुत हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दायित्व को प्रतिकूल अवस्था में भी निभाया, फसल की कटाई पूरी की। अभी उपार्जन का काम चल रहा है। नेफेड और एफसीआई दोनों गेहूं, धान, दलहन और तिलहन खरीद रही हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 280 लाख टन गेहूं, 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान और 8 लाख मीट्रिक टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद हो चुकी है। जी और लॉकडाउन के इस पीरियड में अगर आप देखें तो देश का बहुत सारा हिस्सा बंद था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखोगे जी तो आपके ध्यान में आएगा लॉकडाउन के पीरियड में कृषि के क्षेत्र के में किसानों को डीबीटी के माध्यम से जी 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक अकाउंट में पेमेंट हुआ है। जी 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 75,000 करोड़ से अधिक फसल का पेमेंट हुआ है। 19,000 करोड़ रुपया पीएम किसान निधि के अंतर्गत दिया गया है और 6,500 करोड़ से अधिक हम लोगों ने फसल बीमा योजना का पेमेंट किसानों को किया है। जी तो मैं
कहना कुल मिला के ये चाहता हूं जी। कि अगर हमारी प्राथमिकता है हम्म। और किसान है और किसान के पीछे हमारी नीयत सही है, हम्म। तो योजनाएं भी ठीक होंगी, जी। निर्णय भी ठीक होंगे, और हमारी जो गांव की अर्थव्यवस्था है, गांव का जो करेक्टर है, गांव की जो संस्कृति है, हम्म। वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। बहुत अच्छी बात है लेकिन सर, बिल्कुल ये ठीक जो है, गांव की परफेक्ट। ताकत है, हम्म। इसको पहचानना और इसको उपयोग करना, हम्म। इसके लिए दृष्टि की आवश्यकता है। हम्म। और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी जी में वो दृष्टि है। इसलिए ग्रामीण भारत पूरी तरह आज चलायमान है। कृषि का क्षेत्र ठीक से चल रहा है, फसल कटाई उपार्जन का काम हो जी। गया। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा जी। कि लॉकडाउन के पीरियड में फसल कटाई के लिए खेत खड़े थे, हम्म। उपार्जन के लिए किसान परेशान था, हम्म। और इसी बीच में ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं जी। उसकी बुआई भी हो गई। और वो बुआई गत वर्ष की तुलना में 45% इस बार अधिक हुई है। कमाल है सर। और जी। खरीफ की तैयारी चल रही है। जी। हम लोगों ने 16 अप्रैल को खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी। हम्म। देश भर के लोग उसमें जुड़े थे। हम्म। हमने उनको आश्वस्त किया, खरीफ की दृष्टि से आप आगे बढ़िए। हम्म। मौसम विभाग की जो अनुशंसाएं हैं वो जी। हमारे अनुकूल हैं। हम्म। और खाद बीज पेस्टिसाइड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। हम्म। हम राज्य सरकारों को उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी फसल भी अच्छी आएगी। नरेंद्र जी, मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा, और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको तो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ, हालांकि हम कोई मूल्यांकन करता नहीं है, जनता है, लेकिन जो फीडबैक है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर या केंद्रीय कृषि मंत्रालय, और आपकी सारी बातें तथ्यपरक हैं, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर कोई बात मुझे नहीं नज़र आती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रेस ब्रीफिंग करने का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि वहां भी आपने बड़े दक्षता के साथ आंकड़ों का एक बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करके, और वाक्य विन्यास और शब्दावली तो आपके पास आरंभ से ही है, लेकिन एक बहुत ये भी एक आपने अपना विकास इस कोरोना काल में एक मीडिया कम्युनिकेशन के माहिर राजनेता की तरफ भी बढ़ने की आपकी कोशिश को मैं प्रणाम करता हूं। सर, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसान ही वो कड़ी है जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम भारत की संस्कृति, ग्राम्य संस्कृति को संरक्षित करेंगे तो भारत सुरक्षित होगा। और वही किसान ही वो कड़ी है कि अगर एक साधे सब सधे, हमने वो साध लिया, ग्राम्य विकास साध लिया, किसान साध लिया, कृषि उपज को साध लिया, तो भारत प्रगति की रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं क्या हम सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में चेंजेस का प्रस्ताव है, और इसमें आप तिलहन, प्याज, आलू और कई खाद्यान्न, इनको आप डीरेगुलेट कर रहे हैं, विनियमित कर रहे हैं, जो किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो क्या ये जल्दी हम ये डिक्लेरेशन देखेंगे जो किसानों का काफी जीवन बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी मांग बहुत देश में बहुत लंबे समय से है सर। प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, जी। उन्होंने बार बार यह बात कही, सार्वजनिक रूप से भी, मंत्रिपरिषद की बैठक में भी, व्यक्तिगत मुलाकात में भी, जी। कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें सोचना चाहिए। जी। और इसलिए जब यह आपदा का समय था तो आमतौर पर जो मिलने जुलने का समय था वो तो कम हो ही गया था, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का आधा समय शिष्टमंडल, बाकी भेंट मुलाकात, कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना, पब्लिक प्रोग्राम करना, इसमें भी एक बड़ा समय जाता था। लेकिन लॉकडाउन में ये पूरा समय बचा। तो सरकार को ठीक से संचालित करना, निर्णय करना, निर्णयों का क्रियान्वयन करना, पूरे देश भर से जुड़े रहना भिन्न भिन्न माध्यमों से, और उसके साथ साथ रिफॉर्म करने के बारे में भी सोचना। जी। तो कम्युनिटी एक्ट जो है, लंबे कालखंड से जी। लोग इसकी डिमांड करते रहते थे, और मैं समझता हूं कि अब भारत इस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जी। कि हमारे यहाँ किसी कानून के कारण इंस्पेक्टर राज बढ़े, हमारे यहाँ किसी कानून के कारण भ्रष्टाचार बढ़े,
और हमारे यहाँ किसी कानून के कारण लोग भयग्रस्त रहे, जी तो ये स्थिति ठीक नहीं है। जी जब हम ट्रांसपेरेंट भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति बनने की दिशा में काम कर रहे हैं, जब हम 21वीं सदी का भारत बनाने के काम में लगे हुए हैं, जब हम भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, जी तो सरकार को हर व्यक्ति पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश अगर आगे बढ़ेगा जी तो देश के 130 करोड़ लोग मिलकर बढ़ाएंगे। ठीक बात है। देश में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हो सकते हैं। जब भी आप कोई निर्णय करेंगे तो उसके दो पक्ष तो होंगे ही, जी चाहे कितना भी अच्छा निर्णय हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन निर्णय के पीछे नियत क्या है, इस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। और इसलिए इस एक्ट को भी रिफॉर्म करने की बात आई है, और ये सिर्फ घोषणा नहीं है, मंत्रालयों ने काम प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इस दिशा में मंत्रिपरिषद का जब निर्णय हो जाएगा जी तो आप सब लोगों के सामने आएगा। ये दूसरा जो जी आपका अंतर्राज्यीय व्यापार का मामला, एपीएमसी एक्ट का मामला, जी आप देखो हिंदुस्तान में एक व्यक्ति है, वो लैपटॉप बनाता है। तो लैपटॉप बनाने वाला व्यक्ति लैपटॉप की कीमत तय करता है जी और वो कहाँ बेचेगा ये स्थान तय करता है। जी किसे बेचना है किसे नहीं बेचना ये अधिकार उसके पास है। जी लेकिन किसान सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कंट्री में है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने उत्पादन के लिए परिश्रम करेगा, पूंजी लगाएगा, प्राकृतिक मार को झेलेगा, जी और उसके बाद भी वो अपना माल किसे बेचेगा ये तय करने का उसे अधिकार नहीं। जी और वो माल कहाँ बेचेगा इसका उसे अधिकार नहीं। जी कितने दाम पर बेचेगा इसका उसे अधिकार नहीं। जी हालांकि हम लोगों ने एमएसपी को 1.5 गुना किया, उससे किसान को कुछ फायदा हुआ। जी लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम भारत को श्रेष्ठता की ओर बढ़ा रहे हैं, तो हमको रिस्क लेना ही पड़ेगी। जी जी कठोर निर्णय लेना ही सर, पड़ेगा। मैं इसको सामान्य भाषा में समझूं तो आप अब किसान को व्यापारी भी बना रहे हैं, उसकी अपनी उपज का मालिक भी बना रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि किसान को व्यापारी कहना उचित नहीं होगा। जी जी लेकिन किसान को मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। जी उसकी उत्पादन का जी उचित मूल्य मिले और वो जहां चाहे जैसे चाहे वो बेच सके। अगर वो घर से बेचना चाहता है तो ये स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो 2 महीने बेचना चाहता है तो उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। अभी की परिस्थिति में क्या है, वो मंडी जाता है, मंडी में भाव नहीं मिला, लौटाल के लाएगा तो जबरदस्ती उस पर लॉजिस्टिक चार्ज भी लगता है। इसलिए वो सोचता है 100-200 रुपए कम मिले, चलो देओ और निकल लो। मैं समझता हूं कि यह जो रिफॉर्म है, इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, व्यापार करने में भी सरलता आएगी, प्रतिस्पर्धा व्यापार में होगी। इसके कारण किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा और अपनी कीमत पर वो अपने मटेरियल को बेच सकेगा। और दूसरा, अगर मंडी में आना और मंडी में बेचना उसके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ लाइसेंसी लोगों को ही बेचना अगर उसके लिए जरूरी नहीं है, तो वो अपने घर से भी उसको बेच सकेगा और घर से उसको जितना बेचना है वो आज बेचेगा, जितना रखना है वो रखे रहेगा। तो मैं समझता हूं ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसानी के क्षेत्र में आने वाला है। और जब ये पूरा का पूरा बाजार खुल जाएगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ग्रामीण क्षेत्र में आएगा। क्योंकि अभी व्यापारी या उद्योगपति सब जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जी, आज देखो आप, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा उत्पादन करता किसान है और इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पानी की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, वेयर हाउस की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आवश्यकता है। तो कोई भी व्यापारी कभी ये सोचता है कि वो खेत पर के पास में ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए?
जी फूड जी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है, जग मार के वो मंडी से खरीदता है। खरीदता है जी। अब व्यापारी को भी ये लगेगा हाँ कि किसान मुझे बेचने नहीं आने वाला है, जी। तो मुझे लगता है कि मुझको समय पर किसान के पास जाके सामान जाना चाहिए। खरीदना है। हाँ। तो जब वो जाएगा और उसको कांटेक्ट करेगा और दोनों लोग मिलेंगे, तो व्यापारी भी ये कोशिश करेगा कि जिस क्षेत्र में ज्यादा गेहूं मिल रहा है हम्म और मुझे स्टोर करना है, हम्म। तो मैं एक वेयर हाउस उसी एरिया में बना दूं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सोच तो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। जी अगर जी उसको नासिक से प्याज खरीदना है जी। और प्याज पर वो व्यापार करना चाहता है, हम्म। तो आज सामान्य कोल्ड स्टोरेज में प्याज नहीं रखा जा सकता, रखो तो बचेगा नहीं। तो बिल्कुल ठीक है प्याज जी। के लिए अलग टेक्नोलॉजी का कोल्ड जी स्टोरेज चाहिए। जी। तो जब मार्केट पूरी तरह खुल जाएगा हम्म और मंडी के नियंत्रण से किसान बाहर आ जाएगा, हम्म। तो मैं प्याज का व्यापारी हूं, तो मैं 10 कोल्ड स्टोरेज जो है प्याज के क्षेत्र में लगाऊंगा, मध्य प्रदेश के जी प्याज के क्षेत्र में लगाऊंगा, और उस प्याज को आज खरीदूंगा, कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा, तो किसान को भी उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाएगा जी। और प्याज भी ठीक दामों पर बिक जाएगा। हम्म तो ये रिफॉर्म जो है हम्म एक बड़ा निर्णय है, हम्म। और इस निर्णय के भी दो पक्ष हैं, जी। लेकिन इस निर्णय का फायदा किसानों को और किसानी को हम्म। और ग्रामीण क्षेत्र को बड़ी मात्रा में होने वाला है, और इसको आने वाले कल में इतिहास बदलने जैसे निर्णय के रूप में देखा जाएगा। बिल्कुल, और कई बड़े निर्णय आपकी सरकार के समय हुए हैं जिन्होंने इतिहास बनाया भी है, लेकिन ये मैं बिल्कुल ठीक आपने कहा कि व्यापारी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये कहना मैं समझता हूँ कि उचित होगा कि किसान के हाथ में एक शक्ति उसकी उपज के लिए बेचने की आप देने जा रहे हैं, और बीच में जो एक चेन होती थी जिसको हम मध्यस्थ चेन कहते थे, बिचौलियों की चेन कहते थे, वो चेन समाप्त होगी। तो इसका सीधा लाभ न सिर्फ किसान को होगा बल्कि उस रीजन को होगा जहां टमाटर ज़्यादा है तो टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, और उद्योगपति सीधे खरीदेगा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। सर, मैं कितना साफ विज़न है आपका, और मैं फिर कहूँगा कि आपने इस पर बड़ा होमवर्क किया है और सारी योजनाओं को बहुत गहराई तक समझकर आत्मसात कर चुके हैं, क्योंकि आपके बताने का जो तरीका है उसमें जो प्रसन्नता छिपी है। तो कोई व्यक्ति जब दूरदृष्टि से किसी योजना को कार्यान्वित या सफल होते हुए देखने की गंध महसूस करता है, तब उसके चेहरे या उसके भाव या उसके शब्दों में इस तरह की एक भावना स्फुटित होती है, सामने आती है। सर, कुछ राजनीतिक सवालों के साथ मैं समय की सीमा थोड़ी सी लांघ रहा हूं और क्षमा चाह रहा हूं अपनी टीम से, क्योंकि ये बातचीत मुझे लग रहा है कि बड़ी दिलचस्प है, और अगर इसमें कुछ राजनीतिक प्रश्न नहीं हुए तो आनंद नहीं आएगा। सर, पहले मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे संतुलनकारी और सबसे ताकतवर जो क्षेत्र था वो था मालवा निमाड़, मेनली मालवा, लेकिन वक्त के साथ बदल गया, और अब ये पलड़ा जो है सीधे ग्वालियर चंबल की तरफ है। और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, ग्वालियर चंबल से एक के बाद एक कद्दावर नेताओं का आना हुआ। बीते करीब करीब 2-2.5 दशकों की, मैं 20-25 सालों की राजनीति की बात करूं, आप एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रभात झा जी हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और अब इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। आपने आपके एक इंटरव्यू में मैंने आपको कहते हुए सुना कि ग्वालियर चंबल की राजनीति वाकई बदल गई है। तो ये बदल किसके लिए गई है सर? बीजेपी के लिए बदल गई है पूरी तरह, या इस बदलाव का आपका एक दूरदृष्टि भरा पॉलिटिकल कमेंट है? कुछ थोड़ी रोशनी डालिए इस पर। नहीं शरद जी, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग का अपना एक महत्व है जी। और वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता भी हुए हैं। उन सब नेताओं के सानिध्य में ही हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, और मैं तो अपने को पहले भी कार्यकर्ता मानता था और आज भी कार्यकर्ता ही मानता हूँ जी। ये वर्तमान जो परिस्थिति है जी। उस परिस्थिति में निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी बाई इलेक्शन की स्थिति बनी है, और ये इलेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जी। और इन इलेक्शनों से ये इलेक्शन हुए, इससे भी एक बदलाव आया, और एक ये इलेक्शन जीते जाएंगे, इससे भी एक बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार को स्थिरता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर इस्तीफे नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बनती। जी।
इस्तीफे हो गए, इसके कारण सरकार बनी, तो बदलाव तो है ही। और अब उपचुनाव होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक अच्छी और सशक्त सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी दे पाने में सफल होगी। जी, कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ, और इसमें चूंकि आप एक राजनीतिक विचारक हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं क्योंकि मैंने आपको सुना है संगठन पर बोलते हुए, और आप बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने 2016 को, यानी आज से 4 साल पहले, आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को अपनी रगों में और ताकत के साथ रक्त दौड़ाने के लिए संगठन वर्ष मनाना चाहिए, जिसमें वर्ष भर संगठनात्मक गतिविधियां हों। ये संगठन से आपके गहरे प्रेम को दर्शाता है, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारे लाल खंडेलवाल जी और ऐसे अनेक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके पहले, जहाँ से ये परंपरा निकलती है कि संगठन गढ़े चलो, आगे बढ़ते चलो। प्रश्न ये है कि जैसे महाभारत के युद्ध को लेकर मैंने कहीं एक टिप्पणी पढ़ी थी कि समीक्षक ने ये कहा था, ये उनका निजी विचार है, सहमत असहमत हुआ जाता, उन्होंने कहा इस युद्ध में ये तय करना कठिन होता जाता है, युद्ध जैसे आगे बढ़ता है, कि कौन कितना नैतिक है। जब भी हम देखते हैं कि राजनीति में सत्ता का द्वंद्व चलता है, इस्तीफे होते हैं, आप इधर आ जाइए, आप उधर चले जाइए, तो जनता ये सब देखती तो बड़े गौर से है, लेकिन उसे लगता है कि इसमें नैतिकता कहाँ चली गई है। ये प्रश्न आज की राजनीति में कितना विचारणीय है, ये मैं जनता के सामने और आप जैसे विचारक राजनेताओं के लिए छोड़ता हूं। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये भी है कि वो ये बाई इलेक्शन तो अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन एक नैतिकता की भावना की भी स्थापना करे, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में एकदम से परिवर्तन आता है, पार्टियां बदली जाती हैं, और मैं किसी एक को दोष नहीं बोलूंगा, इसमें वो दोष है भी नहीं, राजनीति है ये। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, यह सच है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का महत्व है, और सार्वजनिक जीवन में काम करते समय सभी जो लोग हैं उनको नैतिकता मजबूत करने की दिशा में काम करते रहना चाहिए जी। नैतिकता ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है, नैतिकता ही मनुष्य को निखारती है जी। और नैतिकता ही वक्त के साथ साथ राजनीति के और परिस्थितियों के स्वरूप को बदलने में सहायक होती है जी। इसलिए नैतिकता की अनदेखी निश्चित रूप से कभी नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां हैं और मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक भी नहीं है जी। कि जो बुराइयां विद्यमान हैं उससे भाजपा भी अप्रभावित नहीं है जी। लेकिन सामान्य तौर पर राजनीतिक मैदान में अगर कोई परिस्थिति जन्म लेती है जी। तो उस परिस्थिति पर निगाह रखना, उसे संज्ञान लेना, उसमें अपनी भूमिका को ढूंढना जी। और वो सार्थक भूमिका निर्वहन की जा सके इसके लिए प्रयत्न करना, यह परिस्थिति जन्य होता है जी। इसलिए मैं समझता हूं कि नैतिकता को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति को संज्ञान लेना भी आवश्यक है और उसमें ठीक प्रकार की भूमिका जो राज्य की जनता के हित में हो वो जरूर निर्वहन करना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक पत्रकार के तौर पर कई बार मैं ये कहता हूँ ये बात कि जब आप कुछ प्रशंसा मूलक भाव के साथ सामने आते हैं तो उसके कुछ और भी अर्थ लगाए जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये जोखिम पत्रकारों को भी उठाना चाहिए कि जो भी अच्छी चीज़ है वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, अगर वो प्रतीत होती है तो उसको कहना चाहिए। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया और मुझे लगता है कि इतना सम्यक उत्तर है ये कि इसके आप जितने सिरे ढूंढेंगे, जितना गुनेंगे बुनेंगे, आप उसमें उतना चले जाएंगे आगे। नरेंद्र जी, इस प्रश्न के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। आपकी ये जो भावना है, हमने आपको कई बार देखा है कि आप मशाल थमाते हैं सामूहिकता की भावना के साथ, जो बीजेपी का मूल मंत्र है, संगठन गढ़े चलो। नई पीढ़ी अब जो बीजेपी की है, तीसरी पीढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, वो अब अपनी भूमिका देखकर कई बार बेचैन भी होती है। क्या कहेंगे आप पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं से जो कई बार ये सोचकर दुखी होते हैं कि टर्नओवर वाले कार्यकर्ता आ गए हैं, अब पार्टी का विस्तार इतना हो गया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार की बात अब यहाँ कोई नहीं पूछता, लोग तो ये देखते हैं कि आपकी जेब में धन कितना है।
एक कहीं नैराश्य भी, वक्त बदलाव के साथ, जैसा आपने खुद भी कहा कि बीजेपी भी उन चुनौतियों से अछूती नहीं है। उन कार्यकर्ताओं से क्या कहेंगे? नैतिकता तो रखें, लेकिन और क्या रखें? कि धैर्य रखें, संयम रखें, क्या रखें वो? नहीं शरद जी, मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ता मित्रों को कहना चाहता हूं कि मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूं जिसको सार्वजनिक जीवन में आंखें खोलने के साथ कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, NK सेजवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नेतृत्व का सानिध्य प्राप्त हुआ जी। और मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से भी हूं कि इन सबको जैसा मैंने देखा जी, और जैसा इनने मुझे सिखाने की कोशिश की जी, मैं उसमें से कुछ अंश सीखने में आगे बढ़ पाया हूं। जी, लेकिन आज की परिस्थिति में कई बार थोड़ा लोगों को काम करने में जो कठिनाई आती है उसके पीछे एक ही कारण है कि व्यक्ति के भीतर विचार का अभाव रहता है। राजनीति, सार्वजनिक जीवन कभी एक दिन के लिए नहीं होता। कोई किसी राजनीतिक दल में रहे, जी, मैंने तय किया मैं भाजपा में रहूंगा तो मुझे जीवन भर भाजपा में रहना है, साल 2 साल तो रहना नहीं है। जी, जी, तो जीवन भर किसी यात्रा में चलना है तो उस यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है, उस यात्रा के पीछे जो विचार है, उस यात्रा की जो संगत है, उसके प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए। जी, जी, और अगर मेरा समर्पण होगा तो मुझे काम करने में तकलीफ नहीं आएगी। जी, और मेरे समर्पण के बजाय विचार का अभाव होगा और मेरा व्यक्तिगत एजेंडा होगा तो हर दूसरे दिन मैं तकलीफ में खड़ा रहूंगा। एक भौतिक जिंदगी तो मैं जी सकता हूँ जी, लेकिन ना पार्टी को कुछ दे सकता हूँ और ना कंट्री को कुछ दे सकता हूँ। इसलिए और दूसरा मैं यह भी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि बाकी राजनीतिक दलों के जो चलन हैं वो कोई भाजपा में लाने की कोशिश भी करेगा तो वो कभी सफल नहीं होगा। भाजपा का एक मूल पिंड है और उस मूल पिंड के लाखों कार्यकर्ता हैं। जी, जी, तो उस पिंड को समझकर हमको अपने राजनीतिक जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न है। यह भिन्न है, ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है। हमारे पूर्वज नेतृत्व ने बाकी राजनीतिक दलों से अपने चरित्र को भिन्न रखा, इसलिए आज ये भिन्नता दिखाई देती है। आज जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको भी यह भिन्नता अपने आचरण से जनता के बीच में प्रदर्शित करनी होगी। अगर इस भाव को लेकर काम करेंगे तो लोगों में धैर्य भी आएगा, शांति भी आएगी, संघर्ष करने का जज्बा भी पैदा होगा और दूसरों को देखकर खुश होने की मानस भी उनकी बनेगी। हम सब कार्यकर्ता ऐसे हैं कि सामान्य तौर पर राजनीति में आते हुए लोगों को देखकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जन्म देती है, लेकिन पार्टी आगे बढ़े, तीसरी पीढ़ी आए और तीसरी पीढ़ी हमसे भी ज़्यादा सफल मध्य प्रदेश में और देश में हो, इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। नरेंद्र जी, ये बात वही बड़े मन से कह सकता है जिसने संगठन की महत्ता को न सिर्फ समझा है बल्कि समझकर अपने जीवन में आत्मसात किया है और आत्मसात करने के साथ एक निस्वार्थ भाव से किनारे खड़े होकर वो अपनी भूमिका को भी देखता है और सामने आती हुई युवा पीढ़ी को देखकर प्रशंसा के भाव से भरता है और कहीं ना कहीं पुष्पमाला लेकर कहता है कि आओ युवकों, अब समरपथ जो ये है राजनीति का, ये तुम्हारे लिए भी उतना ही खुला है जितना ये हमारे लिए खुला था। ये भाव सर पार्टी में कम हो रहा है। एक समीक्षक के नाते, पॉलिटिकल कमेंटेटर के नाते ये बात मैं कह सकता हूँ और यही बीजेपी की ही चिंता नहीं है। मैं इसको एक बड़े फलक पर सभी राजनीतिक दलों के सामने रखता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को देखता हूँ तो मुझे ये जरूर लगता है कि इसके कंधे पर चढ़कर शिखर तक पहुँचने की यात्रा तो हो रही है, लेकिन उसकी आंखों में जो अपेक्षाएं हैं उनको पढ़ने वाले संगठन के महारथी नेताओं की संख्या
कम हो रही है। लेकिन आप एक उम्मीद जगाते हैं और आपका यह उत्तर, ये बहुत उम्मीद उन लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पैदा करेगा। जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि मूल पिंड के लाखों कार्यकर्ता बीजेपी में हैं, इसलिए बाहर से आएंगे लोग लेकिन वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कोरोना को लेकर कही है कि संकल्प, संयम, दृढ़ता, दूरदृष्टि, इन सब को रखकर आगे बढ़ना है। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर बढ़ रहे हैं, किसानों के हाथ में आप एक शक्ति दे रहे हैं। आपने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो कंज्यूमर एक्ट है, जो प्रोडक्ट, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, हम इसको बदलने जा रहे हैं और किसान के हाथ में एक शक्ति देने जा रहे हैं। और किसान ही वो ताकत है जो भारत को संरक्षित कर सकता है, भारत की आत्मा को संरक्षित कर सकता है, हमारी संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं और ये वाकई भारत में एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ेंगी अगर ठीक तरीके से ये क्रियान्वित होती हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो पॉलिटिकल कमेंट्री भी आपकी रही है इस बातचीत में, मुझे लगता है उसमें बहुत से अर्थ हैं और ख़ासतौर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें उन्हें बहुत ध्यान से गुनना और बुनना भी चाहिए। नरेंद्र जी, मैं बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से बंसल न्यूज़ से बातचीत करने का ये समय निकाला। सर धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री जो ग्रामीण विकास और कृषि विकास जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। और उनसे बातचीत में हम थोड़ा समय की सीमा को लांघ गए क्योंकि विषय बड़े महत्वपूर्ण लग रहे थे। इसके लिए ज़रूर मैं क्षमा चाहूँगा। और अब मैं सीधे रुख करूँगा बंसल न्यूज़ पर। बने रहिए खबरों के साथ, कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।